हेलो फ्रेंड, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल क्रिकेट पे। दोस्तों, जैसा कि आपको थंबनेल दिख रहा है, इस वीडियो में हम साइकोलॉजी के 30 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को सोल्व करेंगे और उनकी व्याख्या करते हुए चलेंगे। दोस्तों, आज का हमारा वीडियो है वो पार्ट है 15 नंबर का है। इससे पहले 14 पार्ट हैं वो अपलोड किए जा चुके हैं। अगर आपने अभी तक नहीं देखे हैं तो पहले उनको देखिए, ताकि आपकी साइकोलॉजी है वो एकदम से अच्छी तरीके से कवर हो सके। आप सबको पता है कि हमने आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड 2018 के जो पेपर हैं लगभग सभी सोल्व करने वाले हैं। 1-2 दिन के अंदर हो जाएंगे लगभग पूरे। तो टोटल हम लगभग आज हमारे 30 क्वेश्चन सोल्व कर लेंगे, तो लगभग 450 क्वेश्चन है हमने सोल्व कर लिए हैं, जो कि एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चन हैं दोस्तों। तो उनकी महत्ता बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। आपने अगर अभी तक नहीं देखे हैं तो आप उनको ज़रूर देखें, आपको बहुत ही ज़्यादा लाभदायक रहेंगे ये वीडियो। चलो दोस्तों, आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। दोस्तों, आज का हमारा जो सब्जेक्ट है, हमने आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड में आज का हमारा सब्जेक्ट लिया है संस्कृत। ये देखिए आपके सामने ऊपर दिख रहा होगा, संस्कृत विषय के हम पेपर को सोल्व करेंगे। इसके जो 30 क्वेश्चन आए थे साइकोलॉजी के, वो क्वेश्चन सिर्फ हम इस वीडियो में देखेंगे। तो आप सब ने भी बेसिकली रीट को ध्यान में ये वीडियो बनाए जा रहे हैं। अभी रीट की एग्ज़ाम में आने वाली है, इसलिए आपने भी सेकंड लैंग्वेज है वो या फर्स्ट लैंग्वेज में संस्कृत को चूज़ किया होगा। इसलिए आपको समझने में ज़्यादा नहीं होनी चाहिए तकलीफ़, क्योंकि आपको भी संस्कृत के 30 क्वेश्चन है वो सोल्व करने पड़ेंगे एग्ज़ाम के अंदर। चलो दोस्तों, शुरू करते हैं वीडियो। तो ये देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन है। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि मेरे को ज़्यादा संस्कृत नहीं आती है, लेकिन फिर मैं आपको पूरा अर्थ बताने की कोशिश करूंगा जितना मुझे पता है। अधोलिखितेषु विकल्पेषु कै रक्षात्मक क्रियाविधि नास्ति? प्रतिगमनम, प्रक्षेपणम, साहचर्यम और क्षतिपूर्तिम। दोस्तों, इसमें पूछ रहा है कि निम्नलिखित जो विकल्प दिए हुए हैं उनमें रक्षात्मक क्रियाविधि नहीं है। तो दोस्तों, इसमें से कौन सी रक्षात्मक क्रियाविधि नहीं है? ये पहले भी क्वेश्चन आया हुआ है। तो इसमें दोस्तों साहचर्य है, ये रक्षात्मक विधि नहीं होती है, साहचर्यम। ये ऑप्शन इसमें गलत हो जाएगा। प्रतिगमन भी है, प्रक्षेपण भी है और क्षतिपूर्ति भी है। फिर है दोस्तों, 1986 राष्ट्रीय शिक्षा नीति निर्धारक प्रधानमंत्री आसीत? विश्वनाथ प्रताप सिंह, श्रीमती इंदिरा गांधी, राजीव गांधी और लाल बहादुर शास्त्री। तो दोस्तों आप देख लीजिए क्या क्वेश्चन आ सकते हैं साइकोलॉजी के अंतर्गत। आपको पॉलिटी का क्वेश्चन भी देखने को मिल रहा है कि 1986 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो लागू हुई थी उस समय प्रधानमंत्री कौन थे। तो आपके सामने ऑप्शन है 4। तो दोस्तों, आप सबको पता है कि उसमें प्रधानमंत्री राजीव गांधी थे। ऑप्शन नंबर 3 है वो राइट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन, शिक्षण मनोविज्ञानस्योपरि आधारित पद्धतिरस्ति? शिक्षण मनोविज्ञान के ऊपर आधारित कौन सी पद्धति है? परियोजना पद्धति, क्रीड़ा पद्धति, डोल्टन पद्धति और उपयुक्त सर्वे। सभी विधियां वो शिक्षण मनोविज्ञान के ऊपर आधारित है। तो दोस्तों, आप सबको पता है कि प्रयोजन विधि भी है, क्रीड़ा पद्धति विधि भी है और डोल्टन पद्धति, ये सभी शिक्षण मनोविज्ञान के ऊपर आधारित हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 है वो राइट हो जाएगा, उपयुक्त सर्वे। दोस्तों, मैं आप सबको जो आंसर बता रहा हूँ वो आंसर आरपीएससी के द्वारा जो आंसर की है वो जारी की गई थी, उसके आंसर ही मैं आपको बता रहा हूँ। अगर फिर भी आपको कोई कन्फ्यूज़न लगे तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट ज़रूर करें, उसका आपको समाधान है वो दिया जाएगा यथाशीघ्र। अब दोस्तों, बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। 1986 की राष्ट्रीय शिक्षा नीतियों विद्यालय उद्घाटिता इत्यत्र रिक्त स्थान पूर्ति कुरुत? केंद्रीय, राज्य, संस्कृत विद्यालय और नवोदय विद्यालय। तो दोस्तों, इसमें ये पूछ रहा है कि 1986 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति में कौन से विद्यालय का उद्घाटन हुआ था। कौन से विद्यालय, केंद्रीय विद्यालय या राज्य विद्यालय या संस्कृत विद्यालय या नवोदय विद्यालय? तो दोस्तों, नवोदय विद्यालय हैं वो 1986 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति से उद्घाटित हुए थे। तो ऑप्शन नंबर इसमें 4 है वो राइट हो जाएगा, नवोदय विद्यालय। नवोदय विद्यालय। राष्ट्रीय शिक्षा योगस्य नाम अस्ति? राष्ट्रीय शिक्षा योगस्य नाम अस्ति कोठारी आयोग, हंटर आयोग, राष्ट्रीय शिक्षा नीति या शिक्षा आयोग? तो दोस्तों, इसमें हो जाएगा कोठारी आयोग। राष्ट्रीय शिक्षा योगस्य नाम अस्ति है, ये है कोठारी आयोग। ऑप्शन नंबर 1 इसमें राइट हो जाएगा। फिर परस्पर सूचनाओं तथा विचारों का आदान प्रदान करना इति परिभाषा शिक्षाया क्षेत्रे कस्य तकनीक शब्दाय कृते प्रदत्ता? परस्पर सूचनाओं तथा विचारों का आदान प्रदान कौन सी शिक्षण विधि में ये तकनीकी शब्द हैं वो काम में लिए जाते हैं? क्रियान्वयन, संप्रेषण, चिंतनम या वर्णनम? तो दोस्तों, संप्रेषण में आते हैं। परस्पर सूचना और विचारों का आदान प्रदान है वो कम्युनिकेशन, इंग्लिश में भी दिया हुआ है दोस्तों। ऑप्शन नंबर 2 संप्रेषण इसको कहते हैं।
ये हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन, संप्रेषण से विशेषता संति, मतलब संप्रेषण की विशेषता क्या है? विचार विमर्श और विचार विनिमय, सूचना प्रदान और समन्वय स्थापन, निर्देश आदेश संदेश संप्रेषण, उपयुक्त शर्वा। तो दोस्तों ये सभी संप्रेषण की विशेषताएं होती हैं, उपयुक्त सभी। इसमें ऑप्शन नंबर 4 है वो राइट हो जाएगा, उपयुक्त शर्वा। फिर है कंप्यूटर साहित्य अनुदेशन इति कृते आंग्ल भाषाया कह शब्द समूह प्रयुज्यते, मतलब कंप्यूटर सहायक अनुदेशन में आंग्ल भाषा कह शब्द से शब्द समूह प्रयुज्यते? कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन, कंप्यूटर असिस्टेंस प्रोग्राम, कंप्यूटर लर्निंग प्रोग्राम और उपयुक्त सर्वे। तो दोस्तों कंप्यूटर साहित्य अनुदेशन को अंग्रेजी भाषा में मतलब क्या कहते हैं, ये बात इसमें बेसिकली पूछी गई है। तो दोस्तों इसमें हो जाएगा कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन, ऑप्शन नंबर फर्स्ट है वो राइट हो जाएगा, कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन। फिर कंप्यूटर साहित्य अधिगम इति कृत्य आंग्ल भाषाएं कै शब्द समूह प्रयोज्यते, मतलब कंप्यूटर साहित्य अनुदेशन का तो ऊपर आ गया और इसमें पूछ रहा है कंप्यूटर सहायक अधिगम। तो दोस्तों इसमें हो जाएगा इंस्ट्रक्शन की जगह लर्निंग, ऑप्शन नंबर थर्ड इसमें राइट हो जाएगा, कंप्यूटर असिस्टेड लर्निंग CAL, ऑप्शन नंबर थर्ड है वो राइट हो जाएगा। फिर शिक्षण कार्य अत्याधुनिकम अनुदेशन माध्यम वर्तते, मतलब शिक्षण कार्य का अति आधुनिक अनुदेशन माध्यम कौन सा है, ये बात इसमें दोस्तों पूछी है। तो इसमें ऑप्शन नंबर फर्स्ट है वो श्यामपट, चित्रपट, चलचित्रम और कंप्यूटर, जिसको हिंदी में हम संगणक कहते हैं, संगणकम। तो दोस्तों इसमें हो जाएगा शिक्षक कार्य में आधुनिक जो अनुदेशन माध्यम है वो कंप्यूटर है। आप सबको पता है कि अभिक्रमित अनुदेशन जो 4 प्रकार के होते हैं अनुदेशन माध्यम, अभिक्रमित है, साकी है, गणित या अवरोही या फिर कंप्यूटर आधारित अधिगम, ये सब अति आधुनिक अनुदेशन माध्यम के अंतर्गत आते हैं। तो इसमें कंप्यूटर काम में लिया जाता है, इसलिए ऑप्शन 4 है वो राइट हो जाएगा। फिर है दोस्तों अगला क्वेश्चन, केंद्रीय विश्लेषक इकाई CPU अदा युक्तियां इनपुट डिवाइसेस, प्रदा युक्तियां आउटपुट डिवाइसेस इति प्रकारेण कस्य शिक्षण साधनां संरचनाम् अंगानि प्रदर्शितानि, प्रोजेक्टरस्य, रेडियो यंत्रस्य, दूरदर्शनस्य और कंप्यूटर यंत्रस्य। तो दोस्तों CPU इनपुट डिवाइस आउटपुट डिवाइस ये सब प्रकार हैं वो कौन से शिक्षण साधन के संरचना के अंग हैं वो प्रदर्शित करते हैं। तो आप सबको पता है कि दोस्तों ये कंप्यूटर यंत्र से होता है, ऑप्शन नंबर 4 है वो राइट हो जाएगा इसमें। शैक्षिक तकनीकी अधोक्तेषु पक्षेषु विभाज्यते, ज्ञान संचय, ज्ञान प्रसार, ज्ञान विकास और उपयुक्त सर्वे। तो दोस्तों इसमें हो जाएगा उपयुक्त सर्वे, ज्ञान का संचय भी करती है, ज्ञान को प्रसारित भी करती है और ज्ञान का विकास भी करती है शैक्षिक तकनीकी। तो इसमें हो जाएगा उपयुक्त सर्वे। फिर है शिक्षणे प्रयुक्ता एते उपागम, टेप रिकॉर्डर, जादुई लालटेन, चलचित्रम, दूरदर्शनम च कीदर्शा उपागम संति, मतलब शिक्षण की प्रयुक्त ये 2 3 4 प्रकार आपको दिए हैं, ये कौन से उपागम के अंतर्गत आते हैं? तकनीकी उपागम या हार्डवेयर उपागम, सॉफ्टवेयर उपागम या मानक उपागम। तो दोस्तों ये सभी आते हैं हार्डवेयर उपागम में, टेप रिकॉर्डर हो गया, जादुई लालटेन या चलचित्रम या दूरदर्शन, ये सभी हार्डवेयर उपागम के अंतर्गत आते हैं। ऑप्शन नंबर सेकंड है वो राइट हो जाएगा इसमें। फिर आता है दोस्तों अगला क्वेश्चन, ग्राफ मॉडल, फ्लैनल बोर्ड, बुलेटिन बोर्ड इत्येते शिक्षण तकनीक्या प्रयुक्ता उपागम केन नामना कथ्यन्ते, सॉफ्टवेयर उपागम, हार्डवेयर उपागम, सिद्धांत उपागम और न कोअपि, मतलब दृश्य सामग्री इसमें दे रखे हैं, ग्राफ मॉडल, फ्लैनल बोर्ड, बुलेटिन बोर्ड, ये शिक्षण तकनीकी प्रयुक्त हैं वो कौन से उपागम के अंतर्गत आती हैं? तो दोस्तों ये आती हैं हार्डवेयर उपागम के अंतर्गत, ऑप्शन नंबर सेकंड ही इसमें राइट है दोस्तों, वो भी हार्डवेयर उपागम ही है और ये भी हार्डवेयर उपागम है, ऑप्शन नंबर सेकंड इसमें राइट हो जाएगा, हार्डवेयर उपागम। फिर सॉफ्टवेयर उदाहरण न अस्ति, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट और पेन ड्राइव। तो दोस्तों इसमें पूछा है कि सॉफ्टवेयर उदाहरण न अस्ति, तो पेन ड्राइव है वो सॉफ्टवेयर का उदाहरण नहीं होता है। फिर दूरस्थ शिक्षायाः प्रमुखानि अंगानि सन्ति, मुद्रित सामग्री, दृश्य सर्वे सामग्री, मुक्त विश्वविद्यालय और उपयुक्त सभी। तो दोस्तों दूरस्थ शिक्षा के लिए क्या क्या चीज़ें मतलब प्रमुख अंग दूरस्थ शिक्षा के क्या होते हैं? तो मुद्रित सामग्री भी होती है, दृश्य सर्वे सामग्री भी होती है, मुक्त विश्वविद्यालय भी होते हैं। तो ये सभी पार्ट हैं वो दूरस्थ शिक्षा के हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 है वो राइट हो जाएगा, उपयुक्त सर्वाणी। फिर दोस्तों समीचीना तालिकाम चिनुत,
मतलब इनको आपस में मिलान करना है कि अधिगम शिक्षण पाठ्यक्रम और शैक्षिक आयोजन, और आगे दिया हुआ है अधिगम सरलीकरोति, 2 नंबर पे है नियोजित अनुभवान सम्मेलयति, तीसरा है अनुभवानाम क्रियान्वितीकरणम, और चौथा है व्यवहारम परिवर्तनीयति। तो दोस्तों इसमें पूछा है कि कौन सा मतलब होगा आपस में, तो अधिगम क्या होता है और शिक्षणम क्या होता है, पाठ्यक्रम क्या और शैक्षिक आयोजन क्या है। तो दोस्तों इसमें है ऑप्शन नंबर 3 वो राइट है, ऑप्शन 3। तो पहले में हो जाएगा 4 दोस्तों, अधिगम क्या, व्यवहार में परिवर्तन करना ही अधिगम गलत है। आप सबको पता है कि व्यवहार में परिवर्तन, मैकडूगल की परिभाषा भी दी गई है कि व्यवहार के कारण व्यवहार में होने वाला परिवर्तन ही अधिगम गलत है। तो व्यवहार को परिवर्तन है वो अधिगम, ऑप्शन मतलब एक का चौथा हो जाएगा। फिर शिक्षण क्या है, तो शिक्षण में फर्स्ट अधिगम सरलीकृति, मतलब अधिगम को सरल प्रकार से करता है वो है शिक्षण। फिर है पाठ्यक्रम, पाठ्यक्रम होता है दोस्तों नियोजित प्रकार से चलने वाला, नियोजित अनुभव सम्मिलियति, मतलब नियोजित अनुभव को सम्मिलित करते हुए जो पाठ्यक्रम होता है उसको कहते हैं। फिर शैक्षिक आयोजन है अनुभव क्रियान्वितीकरणम, डी में हो जाएगा 3। ये हो गया दोस्तों इसमें मतलब ऑप्शन नंबर 3 वो राइट हो जाएगा। फिर आता है अगला क्वेश्चन, मस्तिष्क विप्लव विधि ब्रेन स्टॉर्मिंग एक विधि अस्ति, समस्या केंद्रित, सरलीकरण विधि, समाधान विधि और कार्य विधि। तो दोस्तों मस्तिष्क विप्लव विधि है वो समाधान विधि है, ऑप्शन नंबर 3 है इसमें राइट हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, ये आने वाला है मतलब रीट के अंदर आ सकता है। मस्तिष्क विप्लव विधि क्या है, समाधान विधि है। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा इत्यस्य लेखनम कया संस्था माध्यमेन अभवत्, NCTE, NCERT, UGC, AICTE। तो दोस्तों राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा वो इत्यस्य लेखनम कया संस्था माध्यमेन अभवत्, तो दोस्तों ये है NCERT का, ऑप्शन नंबर 2 है इसमें राइट हो जाएगा। शिक्षण प्रतिमानस्य तत्वानि सन्ति, शिक्षणोद्देश्य, शिक्षण संरचना, मूल्यांकन प्रणाली और उपयुक्तानि सर्वाणि। तो दोस्तों ये सभी शिक्षण प्रतिमान के अंग हैं, शिक्षण का उद्देश्य भी होता है, शिक्षण की संरचना भी होती है और मूल्यांकन प्रणाली भी होती है। तो उपयुक्तानि सर्वाणि इसमें ऑप्शन नंबर 4 है वो राइट हो जाएगा। फिर बात करते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की, कम्युनिस्ट शब्द से उत्पत्ति कया भाषाया अभवत्, लैटिन, ग्रीक, यूनानी और आंग्ल। तो दोस्तों कम्युनिस्ट शब्द से उत्पत्ति है वो लैटिन भाषा की है, ऑप्शन नंबर 1 इसमें राइट हो जाएगा। अब दोस्तों मनोविज्ञान के अंतर्गत आपको एक मैं फैक्ट बताता हूँ कि इसमें जो भी शब्द की उत्पत्ति है ना, एक साइकोलॉजी खुद शब्द को छोड़ के, साइकोलॉजी खुद शब्द आपको पता है कि साइकोलॉजी शब्द है वो ग्रीक भाषा के शब्द से बना है, साइके प्लस लोगस ग्रीक भाषा का शब्द है वो। इसके अलावा कोई भी शब्द आ जाए, एक आप सबको पता है कि गेस्टाल्ट में कोई कन्फ्यूजन नहीं होता, वो जर्मन भाषा का शब्द है, क्योंकि वर्दिमर कोलर और कोफका हैं वो सभी जर्मनी के रहने वाले थे, तो जर्मन भाषा का शब्द है गेस्टाल्ट। इसके अलावा और कोई भी शब्द आ जाए आपको साइकोलॉजी के अंतर्गत कि कौन सी भाषा का है, वो सभी दोस्तों लैटिन भाषा के हैं। एक साइकोलॉजी खुद छोड़ना है, उसको आपको ग्रीक भाषा में लेके जाना है, और बाकी सभी शब्द हैं वो लगभग लैटिन भाषा के हैं। अब बात करते हैं दोस्तों आगे, भाषा प्रयोगशाला कीदृशम शिक्षणो उपकरणम अस्ति, दर्श्योपकरणम, सर्वेयोपकरणम, दर्श्य सर्वेयोपकरणम और कोऽपि नास्ति। मतलब भाषा प्रयोगशाला वो कौन से शिक्षण उपकरण के अंतर्गत शामिल होता है, दर्श्य या सर्वे या दर्श्य सर्वे या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आप सबको पता है कि भाषा प्रयोगशाला वो दर्श्य और सर्वे दोनों में आता है, ऑप्शन नंबर 3 इसमें राइट हो जाएगा। फिर है अधिगम प्रक्रिया दर्श्य सर्वे उपकरणाम विशेष भूमिका अस्ति, दर्श्य मतलब अधिगम की प्रक्रिया के अंतर्गत दोस्तों दर्श्य सर्वे उपकरण की विशेष भूमिका क्या है, ब्लेयर से, यूनिसेफ से, सिमफ्सन से और न कश्यापी। तो दोस्तों इसमें शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में जो हम दर्श्य सर्वे उपकरण काम में लेते हैं उसकी मतलब उसमें विशेष भूमिका, मतलब सबसे पहले इनकी खोज किसने की थी, ब्लेयर ने या यूनिसेफ ने या सिमफ्सन ने या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इनमें से कोई नहीं है, अधिगम प्रक्रिया में दर्श्य सर्वे सामग्री की उपकरणों में विशेष भूमिका वो इनमें से किसी की नहीं है, ऑप्शन नंबर इसमें 4 है वो राइट हो जाएगा। फिर अधोलिखित विकल्पेषु व्यवहारिका, व्यवहारिक मनोविज्ञान से क्षेत्रे कस्य विकल्प से गणना न भवति, शिक्षा मनोविज्ञान से, नैदानिक मनोविज्ञान से, प्रयोगात्मक मनोविज्ञान से और वैदिक मनोविज्ञान से। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर 4 है वो राइट हो जाएगा कि इसमें पूछा क्या है दोस्तों कि व्यवहारिक जो मनोविज्ञान के क्षेत्र हैं इसमें से उपरोक्त में से मतलब निम्न है विकल्प उनमें से कौन सा नहीं है, तो वैदिक मनोविज्ञान है वो नहीं है इसमें दोस्तों, उपरोक्त मतलब है ऑप्शन नंबर 4 है वो राइट हो जाएगा। फिर है दोस्तों अगला क्वेश्चन, निर्देशन परामर्शों च सर्वाधिक आवश्यकता
कस्य आयु वर्गस्य बालकस्य कृते सर्वाधिक भवति। निर्देशन परामर्श है उसकी आवश्यकता सर्वाधिक कौन से बालक के मतलब कौन से आयु वर्ग के बालकों को सर्वाधिक आवश्यकता होती है। शेषावस्था या बालकस्य कृते, बाल्यावस्था बालकस्य कृते, या किशोरावस्था बालकस्य कृते, या प्रौढ़ावस्था युवकस्य कृते। तो निर्देशन परामर्श चाहे सर्वाधिक आवश्यकता कस्य, तो दोस्तों इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। निर्देशन परामर्श है वो सबसे ज़्यादा किशोरावस्था बालक के आयु वर्ग के करते हैं, तो ऑप्शन नंबर 3 है वो राइट हो जाएगा। फिर है प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक E.L. थॉर्नडाइक महोदयन कस्मिन् वर्षे अधिगमस्य सिद्धांत अन्वेषण कृतम। 1895, 1898, 1904, 1877। तो दोस्तों आप सब अभी तक मतलब इनके नाम ही रटते आए होंगे, लेकिन आपको ये देखिए क्वेश्चन आता है कौन से ईयर में खोज की थी, ये क्वेश्चन भी आ रहा है। तो दोस्तों आप सबको पता होना चाहिए कि थॉर्नडाइक ने जो नियम दिया था प्रयास व त्रुटि का सिद्धांत, जो 1898 में दिया था। ऑप्शन नंबर 2 है वो राइट है इसमें। 1898 में उन्होंने एक अपनी पुस्तक के आधार पर दिया था, एनिमल इंटेलिजेंसी। फिर अनुकूलिता अनुक्रिया सिद्धांत से प्रवर्तक कै आसीत। E.L. थॉर्नडाइक, I.P. पावलोव, कोहलर, B.F. स्किनर। तो दोस्तों अनुकूलित अनुक्रिया है या CR थ्योरी जिसको हम कहते हैं, वो सिद्धांत है वो I.P. पावलोव ने दिया था। ऑप्शन नंबर 2 है वो इसमें राइट हो जाएगा, I.P. पावलोव। अब दोस्तों इसमें बाकी के ऑप्शन की भी बात करते हैं। जैसे E.L. थॉर्नडाइक है, इन्होंने हमने ऊपर वाले क्वेश्चन में बात की थी प्रयास व त्रुटि का सिद्धांत, जिसको हम ट्रायल एंड टेरर थ्योरी भी कहते हैं या बंद का सिद्धांत भी कहते हैं, ये सब थॉर्नडाइक का नियम था। कोहलर ने आप सबको पता है कि चिंपांजी पे प्रयोग किया था और गेस्टाल्ट सिद्धांत दिया था, समग्रवादी सिद्धांत भी जिसको हम कहते हैं। फिर है B.F. स्किनर। B.F. स्किनर ने दोस्तों आप सबको पता है कि क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत दिया था। अब बात करते हैं आगे क्वेश्चन की। निर्मितवाद या कंस्ट्रक्टिविज्म संप्रत्यय मार्गदर्शक दस्तावेज से अस्ति। NCF 2005, NCFTE 2009, NCF 1986 और NCE 2005। तो दोस्तों निर्मितवाद संप्रत्यय वो मार्गदर्शक दस्तावेज अस्ति। निर्मितवाद सिद्धांत का संप्रत्यय उसका मार्गदर्शक कौन सा दस्तावेज था, इसमें यह बात पूछी है दोस्तों। तो NCF 2005 के आधार पर ही निर्मितवाद आया था दोस्तों, तो NCF 2005 हो जाएगा। गेस्टाल्ट आधारित संप्रत्यय अंतर्गते कस्य योगदानम नासीत। मतलब गेस्टाल्ट आधारित जो संप्रत्यय था उसमें संप्रदान में किसका योगदान नहीं है, वर्दिमर, कोफका, कुर्ट लेविन और कोहलर। तो दोस्तों आप सबको पता है कि कुर्ट लेविन का इसमें योगदान नहीं है, ऑप्शन नंबर 3 है वो राइट हो जाएगा इसमें। फिर आता है दोस्तों आज का लास्ट 30वां क्वेश्चन। टर्मन के अनुसार सामान्य बुद्धि बालकस्य बुद्धि कदा पर्यंतम भवति। 100 से 120, 90 से 110, 80 से 100 और 70 से 90। तो दोस्तों सामान्य बुद्धि पूछी है, सामान्य बालकों की बुद्धि है वो आप सबको पता है कि टर्मन ने 90 से 110 बताई थी। ऑप्शन नंबर 2 इसमें दोस्तों राइट हो जाएगा। ये थे दोस्तों आज के 30 क्वेश्चन। कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको कितने क्वेश्चन इसमें से आ रहे थे और ये आपको क्वेश्चन कैसे लगे। ऐसे ही दोस्तों आज हमारे लगभग 450 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं, जो आपकी तैयारी में बहुत ही अच्छी सहायता करेंगे। आपको उनको समझ के अगर सॉल्व करोगे तो आपको अधिगम बाल विकास वाला टॉपिक एकदम से क्लियर हो जाएगा, क्योंकि इनमें से ही भाषा है वो बहुत ही ज़्यादा टफ आने वाली है रीट के पेपर में भी। आई होप आपको समझ में आया होगा दोस्तों। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।